हेलो फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो पहला चैप्टर है यूनिट थर्ड का। एज पर द सीरीज हमने बताया था कि यूनिट थर्ड जो 11th एनसीईआरटी का है उसे हम यूट्यूब पे धीरे धीरे एक एक जो लेक्चर है इसका अपलोड करते जाएंगे, कुछ लाइव आते जाएंगे और इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो चलो पहला जो टॉपिक है आपका वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। यस, अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमें क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में? देखो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि सेल क्या होती है, व्हाट इज द सेल। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डियर फ्रेंड आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब हर एक का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कवरी का होता है, वो हम यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सेल थ्योरी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं व्हाट इज द सेल। देखो इधर, अब देखो लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा है फ्रेंड, लिविंग वर्ल्ड जो हमारा पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, उस लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में आपने पढ़ा है कि अगर कोई लिविंग होता है, कोई जिंदा होता है, तो उसके बॉडी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग फीचर मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस, अगर ये है तो समझो लिविंग है। ये आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में। तो अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो सेल क्या है? सेल है बेसिक structural and functional unit of all living organism, all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी का बेसिक मतलब फंडामेंटल, मूलभूत कहते हैं उसको हम। उसके बाद स्ट्रक्चरल मतलब आपकी बॉडी का रचनात्मक पार्ट है, आपकी बॉडी बेसिकली सेल से बनी है। तीसरा फंक्शनल, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, मतलब चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस सेल के भीतर ही होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कैसे पता चला, साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि ऐसा होता है, तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म के दो टाइप किए। देखो, अगर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एक ही सेल है, मतलब एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म अगर बनता है, तो उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं फ्रेंड? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हम कह सकते हैं उसको दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और यहां पे आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ने अमीबा या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की और देखा कि सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है, मतलब वो अकेले अकेले खुद अकेले रह सकती है और उसके फंक्शन कर सकती है। सो दैट इज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई सेल को डिफाइन किया गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अमीबा आपको पता है, या फिर पैरामेशियम, इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स। यस, पैरामेशियम। दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी क्या? इट इज कॉल्ड मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है, सिंपली। और यहाँ पे तो एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जैसे कि आप खुद ह्यूमन, एनिमल्स, ह्यूमंस, राइट, एनिमल्स, या फिर प्लांट्स भी, या फिर प्लांट्स भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मेनी सेल्ड, मतलब एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर, और ढेर सारे सेल से बॉडी अगर बनी है तो उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये ऑर्गेनिज्म के दो बेसिक टाइप है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। गॉट इट? समझ में आई बात? यस फ्रेंड, यस। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो, सेल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है फ्रेंड,
वी कैन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बात करेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की। देखो इधर, तो साइंटिस्ट की बात यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। कौन सा साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने 1665 में, 1665 में, ईयर का उतना लेना देना नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन याद रखो। इन्होंने क्या किया, ये ऐसे ही बैठे थे घर पे, और घर पे उन पे लैब थी, घर पे ही उन्होंने अपनी खुद की लैब बनाई थी, और उस लैब में खुद का माइक्रोस्कोप भी बनाया था। और उस माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद वो ऐसे बाहर उन्होंने देखा कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, और उस पेड़ का जो ब्रांच है, शाखा है, वो नीचे गिर गई और वो ड्राई थी। तो वो चले गए दौड़कर, और दौड़ते दौड़ते जाकर उन्होंने वो ब्रांच लेके आया, वो ब्रांच, और ब्रांच का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, और उस टुकड़े का एक छोटा सा स्लाइस लिया नीडल ब्लेड से, छोटा सा स्लाइस, और वो स्लाइस उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। अब खुद के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने के बाद, अब देखो वो जो सेल्स होते हैं प्लांट के, उसको हम कहते हैं कॉर्क, कॉर्क सेल्स, या फिर कॉर्क कहते हैं। और उस कॉर्क को देखने के बाद उनको उनको दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये देखो, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था, ऐसा हनीकॉम लाइक, और इसको उन्होंने नाम दिया सेल। और एक्चुअली सेल का मतलब होता है फ्रेंड स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल यानी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, राइट? तो ये नाम उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 observed the cork cell under his own microscope and coined the term that is the cell। और इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी, वही से शुरुआत हुई डियर फ्रेंड सेल बायोलॉजी की। मतलब सेल साइंस जो है वो उनके जो जनक है वो है रॉबर्ट हुक। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है? रॉबर्ट हुक 1665 कॉर्क सेल। और बता दूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ये इन्होंने जो सेल्स देखे थे फ्रेंड्स, ये एक्चुअली लिविंग नहीं थे, ये क्या थे? डेड सेल्स थे, डेड सेल, डेड सेल्स। और डेड सेल्स ही नहीं थे, डेड सेल के क्या थे? सेल वॉल थे, बाद में पता चला ये। तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेड सेल और सेल वॉल देखने वाले पहले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक। तो इनकी ये डिस्कवरी थी, इन्होंने सेल टर्म कॉइन की, दूसरे इनको सेल टर्म कॉइन तो की इन्होंने, तो सेल बायोलॉजी की शुरुआत हुई, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल साइटोलॉजी कहा जाता है। चलो आगे चलेंगे, दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे हम। दूसरे जो साइंटिस्ट है फ्रेंड वो है एंटोन वॉन लीवनहुक। लीवनहुक। अब ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने 1674 में, ईयर का उतना मसला नहीं, याद अगर रहता है तो रहने दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1674 में क्या किया, इनका भी एक दुकान था, चश्मे का दुकान था इनका। एंटोन वॉन ने चश्मे बनाते थे। ये चश्मे कैसे बनाते हैं आपको पता है? जो ग्लास होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, और ग्लास को ग्राइंड करने के बाद लेंसेस को बनाया जाता है, अलग अलग जो उनकी जो रेजोल्यूशन है वो अलग अलग बनाई जाती है। तो वो जो लेंसेस है, वो लेंसेस बनाने का इनका काम था, एक शॉप था इनका। देखो एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये इनका शॉप था, इनका बिजनेस था। और वो दुकान पे एक दिन बैठे ऐसे, और बैठे बैठे बारिश हो रही थी बाहर बहुत ज्यादा। तो बारिश होने के बाद रास्ते के ऊपर जो पानी है वो जम गया था बहुत दिनों से। और इन्होंने क्या किया, घर से एक ऐसा लाया डिब्बा, और डिब्बा लेकर गए, और जो डर्टी वाटर था वो लेके आए घर पे। और उस लेंसेस का, जो लेंसेस उन्होंने बनाए थे, उस लेंसेस का इस्तेमाल करके इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था 1674 में। देखो, और उसी माइक्रोस्कोप के नीचे वो जो डर्टी वाटर था उसका एक ड्रॉप लिया, और वो ड्रॉप डाल दिया उस स्लाइड के ऊपर, और देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट उनको दिखाई दी। और उनको पता चला कि अरे यार, हम जो देखते हैं वो तो दुनिया है लिविंग, लेकिन जो आंखों से, नेकेड आई से दिखता नहीं, वो भी क्रिएचर हमारे आजू बाजू है। और उन्होंने उन क्रिएचर को नाम दिया एनिमैक्यूल्स।
animalcules, little animals that is not seen by naked eyes, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एनिमैक्यूल्स। और ये 1664 में इन्होंने सबसे पहले देखा उस पानी के अंदर कुछ प्रोटोजुअन्स। उसके बाद उन्होंने अमीबा चाहे पैरामेशियम हो, ब्लड सेल को भी ऑब्जर्व किया उसी माइक्रोस्कोप के नीचे, दैट इज आरबीसी। उसके बाद इन्होंने खुद का स्पर्म सेल भी उसके अंदर देख लिया, स्पर्म सेल्स। तो इतने सारे सेल्स देखने वाले ये पहले साइंटिस्ट जो लिविंग सेल थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एंटोन वॉन लियोनुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप। लिविंग सेल्स को देखने वाले पहले साइंटिस्ट, ठीक है बात। एनिमैक्यूल्स नाम दिया और इसी वजह से एक यहां से भी एक नए साइंस की शुरुआत हुई फ्रेंड्स, और उस साइंस का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां से शुरुआत हुई माइक्रोबायोलॉजी की, और इसी वजह से आप बताओ इनको फिर से क्या कहा जाएगा? इन्होंने जो अगर शुरुआत की तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये था सेकंड साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। अब चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मुंडे, इट इज रॉबर्ट ब्राउन। तो अब ये ब्राउन मुंडा जो था रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी साल 1831 में, आगे 1831 में इन्होंने देखा कि सेल जो होता है उसमें हम ऐसे दिखाते हैं कुछ स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी वो होता है जो सेल के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपका ब्रेन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के भीतर अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस को हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेल कह सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखो। और इसी महत्वपूर्ण न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 में। तो पता चला कि अरे यार न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो कि सेल के फंक्शन कंट्रोल करता है। और उसके बाद अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद आगे आगे दो साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने सेल थ्योरी हमें दी, और उसी सेल थ्योरी को हमें देखना है। आप यहां तक पता चला फ्रेंड्स? कोई दिक्कत है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेल क्या होती है, सेल कैसे होती है, ये सब हमने पढ़ा। अब जाएंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी की। चलो सेल थ्योरी, जैसे एटॉमिक थ्योरी होती है, अलग अलग थ्योरीज आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वैसे ही यहाँ पे सेल थ्योरी की हम बात करेंगे। और ये थ्योरी दो साइंटिस्ट एक साथ आकर उन्होंने बताई है। एक इनमें से था बॉटनिस्ट जिन्होंने प्लांट की स्टडी की, प्लांट सेल की, और उनका नाम था एमएस, एमएस, यस। अब एमएस धोनी खेती कर रहे हैं, तो याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि एमएस बॉटनिस्ट है। फार्मिंग करना मतलब खेती करना, मतलब खेती करना मतलब बॉटनी से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे एमएस मैथियाज, इसका नाम क्या है? मैथियाज, मैथियाज शेल्डन। क्या नाम है? मैथियाज शेल्डन। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने, मैथियाज शेल्डन, जिसको हम एमएस कहते हैं शॉर्टकट में, तो मैथियाज शेल्डन ने, ये बॉटनिस्ट थे, बहुत सारे प्लांट सेल की स्टडी की, प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन किया, और बताया कि प्लांट के अंदर अलग अलग टिश्यूज होते हैं, और उस टिश्यूज के अंदर जो बेसिक यूनिट होते हैं वो होते हैं सेल्स। बस इतने तक ही उन्होंने सीमित रखा अपना काम। उसके बाद अब ये कब किया उन्होंने? ये किया 1838 में। देखो 1838, टाइमलाइन याद रखो, 1665, 1674, देन 1831 एंड 1838, राइट। अब सेल थ्योरी में दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट।
जाहिर है कि इन्होंने प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन किया, तो जूलॉजिस्ट जो थे वो थे टीएस, उनको भी हम टीएस ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं ना, तो टीएस बोल के याद रखेंगे, वो है थियोडोर सॉन। थियोडोर सॉन कौन है? थियोडोर सॉन। तो इनका कंट्रीब्यूशन है एज ए जूलॉजिस्ट 1839 में। और इन्होंने क्या किया? एनिमल सेल की स्टडी की। किसकी? एनिमल सेल। बहुत सारे एनिमल सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि एनिमल भी अलग अलग एनिमल जो है वो बेसिक यूनिट से बनते हैं और वहां पे भी सेल्स होते हैं। और इसी सेल थ्योरी को इन्होंने थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया। किसने? टीएस ने, थियोडोर सॉन ने। हालांकि जो एमएस थे इन्होंने स्टार्टिंग की और सेल थ्योरी को आगे लेके जाने का काम किसने किया? थियोडोर सॉन ने किया, राइट। अब देखो थियोडोर सॉन ने क्या क्या बताया हमें। उन्होंने बताया कि चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स, इनके बॉडी में जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट वो सेल है। क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट क्या है? सेल। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, इनको जोड़कर उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब क्या? कि जितने भी लिविंग क्रिएचर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी है और सेल ने बनाए हुए प्रोडक्ट से बनी है। देखो कितना सिंपल है। मतलब सेल में आपके अमीनो एसिड बनते हैं, सेल में एंजाइम्स बनते हैं, सेल में प्रोटीन बनता है, सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं सेल के। तो वो कंपोनेंट से ऑर्गेनिज्म बना है। मतलब ऑर्गेनिज्म सेल से तो बना है, लेकिन सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं, हालांकि उसका फंक्शनल पार्ट भी है। आपके बॉडी में वो फंक्शन भी करती है, कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है और उसी प्रोडक्ट से बना है आपका बॉडी। अब देखो ये जो नेल है, ये नेल भी सेल का प्रोडक्ट है। ये जो हेयर है, दिस इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये जो स्किन प्रोडक्ट है, मतलब स्किन के अंदर केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो भी सेल ने बनाया है। आपके बॉडी में जो एंजाइम्स है, मैं जो बोल रहा हूं, ये बोलने के लिए मुझे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम की आवश्यकता है। तो ऐसे एंजाइम्स को बनाने की जिम्मेदारी किसके है? सेल की। और ये उस वक्त 1839 में बताया है टीएस ने कि सेल और सेल के प्रोडक्ट से ऑर्गेनिज्म बनता है। देखो कितना बेहतरीन डिस्कवरी है ये, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी है डियर फ्रेंड्स। चलो उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब ऑब्जर्वेशन किया, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लांट सेल निकालता हूं। जब उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो शेप है प्लांट सेल का वो ऐसे निकालेंगे हम, ये वाला देखो, ये देखो। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया ऐसे, राइट, ऐसे। और एट द सेम टाइम उन्होंने एनिमल सेल को भी स्टडी किया। अब प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे, ये प्लांट सेल, राइट। और इसी प्लांट सेल के साथ उन्होंने एनिमल सेल को भी कंपैरेटिवली स्टडी किया। तो देखो जब एनिमल सेल को उन्होंने स्टडी किया, तो देखो एनिमल सेल थोड़ा सा मैं ऐसे निकाल सकते हैं, और इसी सेल को भी उन्होंने स्टडी किया। दोनों सेल को क्या किया? स्टडी किया, प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी। तो देखो यहाँ पे दोनों सेल को स्टडी किया, तो उनको पता चला कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला ये बहुत ही रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड यानी बहुत स्ट्रांग होता है, लकड़ी जैसे होता है, स्ट्रांग, रिजिड मतलब उसमें उतनी मूवमेंट नहीं होती, राइट, पत्थर जैसे होता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड। और देखा गया कि इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है और इसको नाम दिया गया सेल वॉल। क्या नाम दिया गया? सेल वॉल। सो आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ सेल वॉल इन प्लांट सेल। और उसी वक्त उन्होंने बताया कि जब मैंने एनिमल सेल को स्टडी किया तो पता चला कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग था वो बहुत ही थीन था। क्या था? थीन।
और इसको नाम दिया गया दैट इज द सीएम सेल मेम्ब्रेन या फिर पीएम, पीएम माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे एक स्टेटमेंट आया डियर फ्रेंड, देखो यहां पे सेल वॉल इज द यूनिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये बात सामने आई। एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्या, सेल वॉल। और यहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एनिमल सेल के अंदर वो सेल वॉल नहीं है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये कैसी है, थीन है। और ये कैसी है, रिजिड है और थिक है, थिक भी है और रिजिड भी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये इन्होंने बताया था उस वक्त, क्या बताया था स्टेटमेंट के तौर पर, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एज outermost covering is the unique feature in plant cell और यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ऐसा भी कह सकते हैं। while presence of thin outermost covering as, क्या है वो outermost covering, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग थीन है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग ठीक है, रिजिड है और वो है सेल वॉल। और ये बताया था 1839 में एज अ सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलकर यहां पे ये थ्योरी पुट फोर्थ की थी डियर फ्रेंड्स। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखो कोई भी थ्योरी हो उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं फ्रेंड, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। वैसे यहां पे इनका ड्रॉबैक था कि दे डिडंट एक्सप्लेन द सेल डिवीजन, मतलब उन्होंने ये नहीं बता पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं। मतलब ये सेल है तो इस सेल से ये दो नए सेल बनते हैं, अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या, कि हाउ द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, हाउ न्यू सेल्स दैट इज डॉटर सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विरशॉ ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो इन्होंने क्या किया, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, हम कह सकते हैं ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, और ये जो ड्रॉबैक था ये इन्होंने कंप्लीट किया। इन्होंने कहा कि यस मैं बताता हूं कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, मतलब नए सेल पुराने सेल से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। ये कब बताया, 1855 में। तब जाकर सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स यहां पे है। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, देखो फाइनल पोस्टुलेट, जब से सेल थ्योरी को फाइनली पुट फोर्थ किया गया तो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी क्या थे, देखो यहां पे। पहला, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and क्या बताया था, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, सेल और सेल के प्रोडक्ट से हर एक ऑर्गेनिज्म बना है। और दूसरा जो है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी बताया। ये किसने बताया, रुडोल्फ विरशॉ ने। और ये स्टेटमेंट किनका था, टीएस और एमएस का, मैथियास सेल्डन
और थियोडोर स्वान का। इन्होंने कंबाइन बोल के ये बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल है, वो सेल से बना है और सेल के प्रोडक्ट से बना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि सेल थ्योरी में ये जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल था, इसका एक मंत्र था। यस, ओमनीज सेलुलाई सेलुला, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनीज सेलुलाई सेलुला, ओम भट स्वान है, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये मंत्र किसने दिया? रुडोल्फ विरेशॉन ने 1855 में, और उसके बाद सेल थ्योरी मॉडिफाई की गई। तो ये था सेल थ्योरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रेंड। और इतना ही नहीं, अब अगर टाइमलाइन अगर देखते हैं तो देखो 1665, उसके बाद 1674, उसके बाद 1831, उसके बाद 1838, 39 एंड देन 1855। ये आपको समराइज याद रखना है। कैसे? देखो यहां पे क्या हुआ, 1665 में रॉबर्ट हुक था, उन्होंने क्या किया, सेल कॉन्सेप्ट दिया हमें, दैट इज रॉबर्ट हुक, राइट। और उसके बाद 1674 में जो एनिमैक्यूल्स नाम की टर्म है, एनिमैक्यूल्स, वो किसने दी? एंटन वॉन लीवनहॉक। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जो ब्राउन मुंडा था, उन्होंने दिया न्यूक्लियस। क्या बताया? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद ये यहाँ पे सेल थ्योरी पुट फोर्थ की गई बाय एमजे भी कहते हैं उसको, उसे हम कहेंगे एमएस मैथियास सेल्डन एंड थियोडोर स्वान। ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विरेशॉन ने सेल थ्योरी को क्या किया? मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। और मॉडिफाई करते हुए उन्होंने क्या बताया कि ओमनीज सेलुलाई सेलुला, मतलब ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये किसने बताया? रुडोल्फ विरेशॉन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। मैं आशा करता हूं कि सारे पॉइंट आपको एज पर एनसीईआरटी यहां पे हमने डिस्कस किए हैं। देखो आप देख सकते हैं एक बार, ये पूरा हमने टाइमलाइन पढ़ा है। यस, ये वाला तो हमने सेल स्टार्ट किया, सेल क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सेल थ्योरी, और ये सब कुछ आप लिख कर ले सकते हो बाद में, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।